वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इस सब्जेक्ट की हमने यूनिट फर्स्ट हम कवर अप कर रहे हैं और लास्ट के लेक्चर्स में हमने इस यूनिट के जो 2 चैप्टर थे, क्योंकि ये यूनिट अगर आप देखें सिलेबस को तो 3 चैप्टर में डिवाइड है, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड। तो हमने लास्ट की 4 वीडियोस में इन 2 चैप्टर्स को कवर अप कर लिया है, यानी कि दोनों चैप्टर्स हमने 2-2 वीडियो में कवर अप किए हुए हैं। आज हम इस यूनिट का लास्ट चैप्टर नंबर थर्ड करेंगे और ये चैप्टर आपका आज एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हम इस एक पर्टिकुलर वीडियो में ही इसको कवर अप कर लेंगे। जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आज का जो टारगेट है वो है इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन 3 टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। अगर आप पहले टॉपिक पर ध्यान दें कि ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या इफेक्ट पड़ता है एनवायरमेंट में, तो लास्ट वीडियो में जैसे जैसे हमने टॉपिक्स पढ़े हैं अलग अलग, उनमें हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किया हुआ था कि किसी पर्टिकुलर चीज का, ह्यूमन एक्टिविटी का, किसी पर्टिकुलर जैसे फूड चेन की बात कर लीजिए, इकोसिस्टम की बात कर लीजिए, इकोलॉजिकल पैरामिड की बात कर लीजिए, उन पे कैसे इफेक्ट पड़ता है वो हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया था। लेकिन आज और कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे और डीपली आज यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे टॉपिक के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आपका काम क्या होता है, हर बार की तरह आप वीडियो को शेयर कर दें जहां जहां आपको शेयर करनी है। अपने जो भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म है सब पर आप जाकर 10 से 15 सेकंड निकालकर वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स, अपने कॉलेज में जितने भी आपके ग्रुप्स आपके व्हाट्सएप पर हैं उन पर जल्दी से आप फटाफट शेयर कर दीजिए वीडियो को। अब हम स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो अगर आप इस पिक्चर को देखें तो ये पिक्चर बहुत कुछ बयान करती है ह्यूमन एक्टिविटीज का एनवायरमेंट में क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर आप ध्यान दें यहाँ पर नॉर्मली अगर हम टेक्नोलॉजी की बात ना करें, सिंपल हम घरों में रहते थे यहाँ पर, तो ये हाफ पोर्शन ऑफ अर्थ जो आप देख रहे हैं इधर, तो ये ग्रीन है और इस ग्रीन रीजन की वजह से हमारी पृथ्वी एक अच्छा सुंदर दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन आप जैसे ही इधर हाफ साइड पहुंचेंगे तो ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन और नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी पड़ी हैं, तो उस कारण आप देख रहे होंगे यहाँ पर इधर के पोर्शन का पृथ्वी का क्या हाल हो गया है। तो ये ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही अफेक्ट हो रहा है आपका अर्थ, आपका एनवायरनमेंट, आपका इकोसिस्टम। तो आज इन पे ही कुछ पॉइंट्स पर बहुत ही विस्तृत फॉर्म में आज यहाँ पर चर्चा हम करेंगे। तो जैसे आप सबसे पहले देख रहे होंगे ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज इन द एरिया ऑफ द फूड, शेल्टर एंड हाउसिंग, मतलब इसको बोलते हैं शरण, जैसे शरण होता है ना, मतलब घर वर, इस टाइप से हाउसिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटीज कैन हैव सिग्निफिकेंट एंड वेराइटेड इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। इन सब का कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पर इफेक्ट है। हियर आर सम ऑफ द की इम्पैक्ट्स, कुछ की इम्पैक्ट जो ह्यूमन एक्टिविटीज के पड़ते हैं एनवायरनमेंट पर, उनको देखते हैं। जैसे पहला है फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन का पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, निगेटिव इंपैक्ट क्या है, यहाँ पर हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस कैन कंट्रीब्यूट टू बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड सॉइल हेल्थ। मतलब सस्टेनेबल फार्मिंग को अगर हम अपनाते हैं तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में और सॉइल की हेल्थ को भी लेकर। लेकिन निगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है उसको देखते हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर कैन लीड टू डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट को हमें कम करना पड़ रहा है क्योंकि हम एग्रीकल्चर फील्ड को बढ़ाना चाह रहे हैं। सॉइल इरोजन, क्योंकि हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं इस वजह से सॉइल का कटाव हो रहा है। आगे वाटर पॉल्यूशन थ्रू द यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बात करें जो सॉइल की बायोडाइवर्सिटी है, सॉइल की जो फर्टिलाइजेशन प्रॉपर्टी है, वो कहीं ना कहीं उस वाटर पॉल्यूशन से, उस सॉइल
एरोजन से या डिफॉरेस्टेशन से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये निगेटिव इम्पैक्ट है फूड प्रोडक्शन का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं शेल्टर एंड हाउसिंग की। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है? एनर्जी एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल हाउसिंग प्रैक्टिस कैन रिड्यूस द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, यानी कि एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर रहा है हमारा शेल्टर एंड हाउसिंग जो हो रहे हैं ज़्यादा उसकी वजह से। लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट साथ के साथ ये है कि अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण एंड द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कैन लीड टू हैबिटेट लॉस, इंक्रीज एनर्जी कंजम्पशन एंड वेस्ट जनरेशन, यानी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनसे कहीं ना कहीं अगर आप सिंपल वे में देखें वो हो क्यों रहे हैं? क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है और उससे एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसी से वेस्ट भी बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। तो ये निगेटिव इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं आपके शेल्टर एंड हाउसिंग फैक्टर का। ठीक, अब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कैन एनहेंस सॉइल फर्टिलिटी, कंजर्व वाटर एंड रिड्यूस द यूज और ऑफ हार्मफुल केमिकल। मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब जो एग्रीकल्चर यूजफुल है, जो एग्रीकल्चर जितनी एग्रीकल्चर हमारे लिए डिमांड कर रही है, हमारी पॉपुलेशन के लिए डिमांड कर रही है, उसको करना कहीं ना कहीं इस पॉजिटिव इम्पैक्ट में अच्छा है। उससे हम ध्यान भी दे रहे हैं कि कैसे हम अपनी जो पॉपुलेशन है उसके लिए अच्छा जो प्रोडक्शन कर सकें फसल का, उसके लिए सॉइल फर्टिलाइजेशन पर भी हम ध्यान दे रहे हैं, उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वाटर है उसको भी कहीं ना कहीं कंजर्व कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट क्या है? साथ के साथ डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि हमने पीछे फूड प्रोडक्शन पे फोकस किया था, तो यहाँ पर अगर हम एग्रीकल्चर को लें, फूड प्रोडक्शन भी हम एग्रीकल्चर के माध्यम से ही करते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन यानी कि हम जो पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों का कटान कर रहे हैं, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन जो मतलब अपनी एग्रीकल्चर को और हाई लेवल पर यानी कि अच्छी ग्रोथ कराने के लिए कम समय में उसमें हम केमिकली फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, एक्सेसिव वाटर कंजम्पशन कैन लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को हार्मफुल है ये सारी चीजें। यानी कि कुछ पॉइंट पॉजिटिव हैं तो साथ ही साथ उसके पैरेलल चल रहे हैं कुछ पॉइंट निगेटिव। चलिए आगे बात करते हैं, इसको एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये पूरा एक इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया यहाँ पर दिखाया गया है जहाँ से डिफरेंट टाइप्स की हार्मफुल गैसेज यहाँ पर जनरेट हो रही हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट में जा रही हैं और ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस कर रही हैं। आगे सिलेबस में भी आपके दिए हुए हैं ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती हैं, क्या इनके इफेक्ट हैं, वो हम आगे डीपली डिस्कस करेंगे। इसी वजह से आपका क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, टॉपिक भी है आगे क्लाइमेट चेंज, और उससे क्या हो रहा है कि हाई टेम्परेचर इंटेंसिटी टू रेनफॉल द एक्सट्रीम वेदर, ये फोर्स हो रहा है मतलब रेनफॉल के लिए, और वो रेनफॉल जो होती है वो आपकी एसिड रेन की फॉर्म में आती है और कहीं ना कहीं वो आपके एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। बायोटिक ले लीजिए या अबायोटिक ले लीजिए, तो हर फैक्टर को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सॉइल की फर्टिलाइजेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो रही है, जिस वजह से आपके प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, जिससे कि आपका पूरा इकोसिस्टम, क्योंकि अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा फूड चेन या फूड वेब, तो उसमें हमारा फूड चेन स्टार्ट ही कहाँ से होती है? प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर से, और प्रोड्यूसर्स ही क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। तो अगर प्लांट्स की ही ग्रोथ सही नहीं होगी तो आगे की साइकिल ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप इस पिक्चर के माध्यम से आप और अच्छे से थोड़ा सा क्लियर कर पाए होंगे कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, चलिए और डीपली हम इनको जब टॉपिक आगे पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें तब समझेंगे, है ना। आगे देखते हैं इंडस्ट्री का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है। भाई पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरली अगर आप सोचे भी तो ये है कि नई नई टेक्नोलॉजीज आपके पास आज के समय में हैं। Adoption of clear production method and technologies can reduce pollution and resource consumption। कहीं ना कहीं जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो
क्लीनर प्रोडक्शन मेथड और टेक्नोलॉजीज रिड्यूस करने के लिए पॉल्यूशन एंड रिसोर्स कंजप्शन, यानी कि कहीं ना कहीं हम जो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को ही रिड्यूस करना या रिसोर्सेज को कंज्यूम करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन परफेक्टली सही हैं एनवायरनमेंट के लिए। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा आपका एयर और वाटर पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा इसका हाथ रहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्टर का। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड द क्लाइमेट चेंज थ्रू द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, जैसा कि हमने लास्ट पिक्चर में अभी देखा। ठीक है, आगे बात करते हैं माइनिंग की। तो माइनिंग का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? रेस्पॉन्सिबल माइनिंग प्रैक्टिसेस कैन मिनिमाइज एनवायरमेंटल डैमेजेस, कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल डैमेजेस के लिए हम माइनिंग करते हैं। लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, सॉइल इरोजन, वाटर पॉल्यूशन एंड डिस्क्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम्स आर कॉमन कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। कहीं ना कहीं ये इन फॉर्म में आपका निगेटिव इम्पैक्ट देती है माइनिंग, है ना। आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन का आपको पता है कि डे बाय डे लाइफ में आपका बहुत इजी हो गया है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे लिए कह सकते हैं होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड द अल्टरनेटिव फ्यूल्स कैन रिड्यूस एयर पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आपके पास आने लग गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का आप यूज़ करते हैं, तो अगर आप अपनी ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं तो आप खुद सिंगल जाएंगे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपके 50-60 बंदे एक ही साथ एक ही ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं। लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट वही एयर पॉल्यूशन होता है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होती है, नॉइज पॉल्यूशन होता है एंड एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्टेशन स्पेशली इन द डेंसल पॉपुलेटेड एरियाज, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन से एयर पॉल्यूशन या फिर नॉइज़ पॉल्यूशन देखने को मिलता है, जिससे और कहीं और कई बहुत सारी आपकी डिजीज होती हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे एयर पॉल्यूशन में, नॉइज़ पॉल्यूशन में, वाटर पॉल्यूशन में, लैंड पॉल्यूशन में, है ना, जब हम ये टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो ये कुछ हम यहाँ पर एक तरीके से आप ये मान लीजिए एक नींव तैयार कर रहे हैं आगे के टॉपिक्स पर डिस्कशन करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन का पॉजिटिव एंड निगेटिव पार्ट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी की पॉइंट की बात करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रैक्टिस कैन सपोर्ट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड द सोशल वेल बीइंग, यानी कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रैक्टिस से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में सपोर्ट करता है, सोशल वेल बीइंग में सपोर्ट करता है। लेकिन वहीं पर निगेटिव इम्पैक्ट ये हो जाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट प्रायोरिटाइज्ड शॉर्ट टर्म गेन्स ओवर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में लीड टू रिसोर्स डिप्लीशन, मतलब जो प्रायोरिटी है वो शॉर्ट टर्म हो रही है, लेकिन जो सस्टेनेबिलिटी या सोर्स रिसोर्सेज हैं वो लॉन्ग टर्म के हैं, तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज में कमी आ रही है, सोशल इनइक्वालिटी है एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वहाँ पर देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास निगेटिव इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो लास्ट में अगर देखें, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द severity of these impacts depend on the scale, intensity and मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये सारे इम्पैक्ट्स जो हैं ये डिपेंड करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर, उसकी स्केल पर, इंटेंसिटी पर या मैनेजमेंट पे, किस तरीके से वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ मैनेज की जा रही हैं, किस लेवल पर वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इन पर बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है इन एक्टिविटीज़ के अफेक्ट का एनवायरनमेंट पर। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज कैन mitigate many of these negative effects, and there is a growing emphasis on adopting environmentally friendly approaches in various sectors to achieve a balance between the human needs and the environmental conservation, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है बैलेंस बनाए रखने के लिए ह्यूमन नीड्स और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बीच में।
जैसा कि हमने लास्ट में बैलेंस्ड इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, चलिए, आई होप कुछ समझ में आपको आया होगा और बेहतर तरीके से आप, मतलब देखिए, स्टार्टिंग से मैं इस सब्जेक्ट को आपको यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक आपको रास्ता मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, गाइड मिलेगी कि आपको किस तरीके से इस सब्जेक्ट को लिखना है, समझना है ना। लिखेंगे आप क्योंकि एनवायरनमेंट क्या है, हमारे आसपास है, वही सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे होंगे और हर एक पॉइंट में आपको वही चीज़ देखने को मिल रही होगी कि कहीं ना कहीं हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही हैं और हम ही अवेयर होंगे तभी कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट के में सुधार किया जा सकता है। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट को आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको EIA बोल दिया जाता है। तो इस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA is a systematic process used to identify, predict, evaluate and mitigate the potential environmental impact of proposed project और डेवलपमेंट। मतलब कहने का ये है, ये एक ऐसा असेसमेंट होता है जिसको हमें पहले तैयार करना पड़ता है किसी भी प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट करने से पहले। उसके हमें सारे पहलुओं पर गौर करना होता है। अगर ये असेसमेंट सही से हो जाए तो कहीं ना कहीं हम बैलेंस कर सकते हैं बिटवीन द ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि इसमें आप पहले स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं कि इसका, अगर आप, मतलब सपोज मानिए आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं कहीं पर, तो पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर वो जगह सही है या यहाँ पर वो प्लांट सक्सेसफुल हो सकता है। सपोज आप एक शहर में ही देख लीजिए, अगर कहीं पे कोई मॉल खुलना है तो उसके लिए भी एक रीज़न, एक एरिया ऐसा देखा जाता है कि हाँ यहाँ पर मॉल चल सकता है क्या। अगर फॉरेस्ट में जाके मॉल खोल दिया तो वहाँ पर मॉल चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लोग ही नहीं जाते हैं जिनके लिए वो फैसिलिटी दी गई है। तो उसी लिए किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी डेवलपमेंट से पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट तैयार किया जाता है। ये वही प्रोसेस है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों का एनालाइज करते हैं कि कैसे आप बैलेंस्ड करके चीज़ों को, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड एनवायरनमेंट बना सकते हैं, प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ EIA इज टू एंश्योर दैट डिसीजन मेकर्स, project developers and the public are informed about the potential environmental consequence of a proposed action before it is approved or implemented। मतलब अप्रूव या इम्प्लीमेंट होने से पहले किसी भी प्रोजेक्ट के या किसी भी डेवलपमेंट के किसी एक पर्टिकुलर रीजन पर तो बहुत सारी चीज़ें पहले ही दिखानी होंगी, समझनी होंगी कि हाँ इसका, कि ये यहाँ पर सक्सेस हो सकता है, एनवायरनमेंट को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। आगे, हियर आर द की कंपोनेंट्स एंड स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस। कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें समझना है, जो इन्वॉल्व रहते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस में। फर्स्ट वन इज द स्क्रीनिंग। इज एन EIA रिक्वायर्ड, व्हाट लेवल ऑफ डिटेल इज रिक्वायर्ड। मतलब सबसे पहले हमें स्क्रीनिंग करनी होती है कि किस किस चीज़ की या किस किस डिटेल की रिक्वायर्ड होगी हमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या इस जगह पर डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके गांव में या आपके मोहल्ले में या आपके गली में सड़क बननी है, उसका डेवलपमेंट होना है, तो उसके लिए पहले गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे और वो एनालाइज करेंगे कि क्या यहाँ पर सड़क बनने के लिए प्रस्ताव पारित भी है या नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से फंड आएगा या नहीं आएगा। फिर वो देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से हम इसको डेवलप कर सकते हैं, सारी चीज़ें वो स्क्रीनिंग करके जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद आता है स्कोपिंग। व्हाट आर द इशूज एंड इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या क्या इशूज, क्या क्या इम्पैक्ट होंगे प्रोजेक्ट के। Who are the stakeholders and what is the current state of the environment। कौन उसके स्टेक होल्डर है, क्या करंट स्टेट है एनवायरमेंट की उस जगह पर। तो फिर इसको, इस टाइप को बोला जाएगा स्कोपिंग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके अल्टरनेट का आइडेंटिफाई किया जाएगा कि व्हाट अल्टरनेटिव एग्जिस्ट, क्या अल्टरनेट इसकी जगह एग्जिस्ट करता है। फिर इम्पैक्ट एनालिसिस, व्हाट आर द एनवायरमेंटल, सोशल एंड अदर रिलेटेड इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या
एनवायरमेंटल, सोशल एंड रिलेटेड इम्पैक्ट्स इस प्रोजेक्ट के पड़ेंगे, वो एनालाइज किया जाएगा। फिर मिटिगेशन एंड इम्पैक्ट मैनेजमेंट, हाउ विल द इम्पैक्ट्स बी मिटिगेट्स, रिड्यूस्ड और मैनेज्ड, कैसे कैसे हम उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इम्पैक्ट्स को। फिर इवोल्यूशन ऑफ सिग्निफिकेंस, आर द इम्पैक्ट एक्सेप्टेबल, क्या वो जो इम्पैक्ट हो रहे हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे उस रीजन पर, उस एनवायरमेंट पर जो हम प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं। आगे प्रिपरेशन ऑफ एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट और रिपोर्ट, यानी कि EIS हमें प्रिपेयर करनी है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रपोजल, इम्पैक्ट्स, इम्पैक्ट मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑप्शंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड द कंसर्न्स, इन सब का एक हमें रिपोर्ट तैयार करना होगा। जो हमने पहले स्टेप्स किए हैं उन सब स्टेप्स का हमें एक रिपोर्ट बनाना है। फिर रिव्यू ऑफ EIS, फिर हमें इसका रिव्यू करना होगा। EIS इज ओपन फॉर द पब्लिक कमेंट फॉर ए सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अब फिर उसको, यानी कि जो हमने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट जो हमने तैयार की है वो रिपोर्ट, उस पर ओपनली पब्लिक के कमेंट्स हमें मांगने होंगे। एक सफिशिएंट टाइम पीरियड दे दिया जाएगा कि इस टाइम पीरियड तक आपको पब्लिक के कमेंट्स देखने हैं कि क्या पब्लिक वहाँ पर जो रहती है उनको तो कोई इफेक्ट नहीं है आएगा, या फिर वो तो इससे नाराज नहीं है कि यहाँ पर ये चीज़ या ये प्रोजेक्ट किया जाए। तो उसके लिए यहाँ पर ओपन कमेंट लिए जाएंगे, रिव्यू किया जाएगा। डिसीजन मेकिंग, फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। पब्लिक कमेंट्स कंसिडर्स एंड ए डिसीजन मेड वेदर टू एक्सेप्ट द प्रपोजल इज एज इज, मतलब कि पब्लिक के कमेंट्स को देखते हुए फिर हमें डिसीजन लेना है कि क्या प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाए या फिर उस पर और विचार करने की या फिर कैंसिल करने की जरूरत है। मॉडिफाई द प्रपोजल और रिजेक्ट द प्रपोजल आउटराइट, ठीक है, यानी कि प्रपोजल को मॉडिफाई करा जाए या फिर उसको रिजेक्ट ही कर दिया जाए। जैसा आपने कई मूवियाँ देखी होंगी, मूवी में जैसे लड़ाई हो जाती है कि यहाँ पर वो एक विलन जो रहता है वो फैक्ट्री लगाना चाहता है, लेकिन उसके आसपास के जो लोग हैं वो फैक्ट्री नहीं लगाने देने चाहते क्योंकि वहाँ पर उनको उस फैक्ट्री से कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। तो वही चीज़, वही प्रोसेस यहाँ पर फॉलो है, उसको ही स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया गया है। आगे मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, डेवलप एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान बीइंग मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना। फिर अगर हम उसको डेवलप कर रहे हैं तो उस इम्प्लीमेंटेशन प्लान को रिव्यू किया जाएगा, मॉनिटरिंग किया जाएगा समय समय पर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं आपके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, ठीक है। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी डेवलपमेंट अगर करना है तो उसके लिए ये सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं, जिससे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि उस प्रोजेक्ट से और एनवायरमेंट से दोनों में बैलेंसिंग बनी रहे। आगे कंक्लूजन क्या निकलता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि EIA इज ए क्रूशियल टूल फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिससे कि हम प्रमोट कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट को बाय ensuring that environmental consideration are integrated into the decision making process, कंसिडर कर सकते हैं इस इंटीग्रेशन को जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है। आगे इट हेल्प्स प्रिवेंट और मिनिमाइज एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड एनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और वो इंकरेज करती है पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी, जिससे कि हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर सकें पब्लिक को भी, जहां पर वो प्रोजेक्ट या जहां पर वो डेवलपमेंट करना है। आगे द स्पेसीज ऑफ द EIA प्रोसेस कैन वेरी बाय कंट्रीज, ये जो स्पेसीज हैं, ये जो कंडीशंस हैं EIA की, वो वेरी करती हैं कंट्री टू कंट्री, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग सिचुएशंस होती है, अलग अलग टाइप का डेवलपमेंट किया जाना होता है। एज ईच jurisdiction may have its own regulatory framework and the requirements for conducting environmental assessment, वहाँ की जो भी न्यायपालिका होती है या न्यायिक जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से ये एनवायरमेंटल असेसमेंट तैयार किया जाता है, उसको बनवाया जाता है, ठीक है। तो आई होप EIA क्या है आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी प्रोजेक्ट अगर तैयार किया जाता है, कोई भी डेवलपमेंट होना है, तो उसकी चार्जशीट अगर हम
एक सिंपल से लैंग्वेज में बोल दें तो वो कैसे तैयार करनी है, या उसकी रिपोर्ट, जैसे कि आप अपने 12th में या फिर जब आप बीटेक के फाइनल ईयर में पहुंचेंगे तो वहाँ पर एक आप फाइनल प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, पहले आप एनालाइज करेंगे सारी चीज़ों को, तभी आप डिज़ाइन कर पाते हैं या प्रोसेस कर पाते हैं आगे फर्दर। ठीक है, जैसे आप मतलब आप 5G का यूज़ कर रहे हैं तो 5G पर पहले सारी चीज़ें हुई हैं, रिसर्च हुई हैं, तभी आपको 5G सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं, जो कि टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो, इस पिक्चर के माध्यम से आप कुछ समझ रहे होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो सोर्सेज एनवायरनमेंट ने हमें दिए हैं उनको हमें अपने लिए तो सेल्फ यूज करना ही करना है, लेकिन हमें आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी बचा कर रखना है। यही आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्देश्य है, एम है। ये आपने यूज किया और ये आपने नेक्स्ट जनरेशन को दे दिया। अब आप जितना आप अपनी एक्टिविटीज से एनवायरनमेंट को सही रखेंगे वही आप आगे दे सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो इसी पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मोटिव रहता है, एम रहता है। चलिए समझते हैं इसको भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, particularly in terms of the environment, refers to an approach that seeks to meet the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। मतलब कहने का ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी अप्रोच है एनवायरनमेंट को लेकर, अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में तो हम बिना किसी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजेशन के उसको यूज कर सकें, लेकिन हम आगे भी उसको ट्रांसफर कर सकें। इसी में हमें बैलेंसिंग बनानी है। ठीक, आगे, इट इन्वॉल्व इंटीग्रेटिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशन टू क्रिएट ए बैलेंस्ड एंड रिसाइलेंस्ड अप्रोच टू डेवलपमेंट। यानी कि डेवलपमेंट के लिए हमें ये बैलेंसिंग बनाना बहुत जरूरी है। आप सपोज आप देखिए, आपके घर में आपके मम्मी पापा जो आपको पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं या पूरे घर का खर्च उठाते हैं, वो कैसे बैलेंस बना के रखते हैं। माना कि कोई भी उनका सोर्स ऑफ इनकम है, उससे एक लिमिटेड रीजन में उनके पास सोर्स ऑफ इनकम से पैसा आ रहा है, लेकिन वो हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहते हैं। एक सिचुएशन है जो उन्हें पता है, जो खर्च उनके होने हैं, मतलब आपकी फीस जानी है, आपकी बुक्स आनी है, आपकी नोटबुक्स आनी है, ड्रेस आनी है, घर का खाना आना है, ये सारी चीज़ें, लेकिन वो सॉरी उनके लिए भी तैयार रहते हैं जो खर्चे अचानक से आ जाएं, जैसे कोई बीमार हो जाए या कहीं से अचानक जाना पड़ जाए, तो वो उनके लिए भी तैयार रहते हैं बेटा। तो इसी तरीके से हमें भी एनवायरनमेंट को तैयार रखना है, बचाकर रखना है। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। आगे, सेवरल की प्रिंसिपल्स एंड practices characterized sustainable development in the context of the environment, जैसे conservation of ecosystem and the biodiversity। अब इसको समझते हैं क्या है कि इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करना है। प्रोटेक्टिंग एंड प्रीसर्विंग नेचुरल इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द प्लांट। मतलब इस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करना है, यूज करना है नेचुरल इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को, जिससे कि उन जो प्लांट्स हैं उनकी हेल्थ मेंटेन रहे। आगे, अवॉइडिंग एक्टिविटीज दैट लीड टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिफोरेस्टेशन एंड द लॉस ऑफ द स्पीसीज। हमें ऐसी एक्टिविटीज को नहीं करना है जो कहीं ना कहीं हार्मफुल हो एनवायरनमेंट के लिए, जैसे कि डिफोरेस्टेशन है, पेड़ों का कटान नहीं करना है, लॉस ऑफ स्पीसीज है, ये भी हमें नहीं करनी है एक्टिविटी। उसी वजह से या उसी चीज से हम इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं फ्यूचर के लिए, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जरूरी है। आगे बात करते हैं रिसोर्स एंड रिसोर्स एफिशिएंसी, रिसोर्सेज की एफिशिएंसी। यूजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। यानी कि हमें रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना है, मिनिमाइज करना है वेस्ट को, जिससे कि हम रिड्यूस कर सकें एनवायरमेंट पर जो इम्पैक्ट पड़ रही हैं। आगे,
प्रमोटिंग द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, यानी कि हमें प्रमोट करना है यूजेस को रिन्यूएबल सोर्सेज और सस्टेनेबल प्रैक्टिस की जो सोर्सेज हैं। तो ये रिसोर्स एफिशिएंसी में आ जाता है, मतलब जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसको हम कितना एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं, वही आपका रिसोर्स एफिशिएंसी है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ये आपकी जनरल लाइफ में भी आप महसूस करते हैं, जो रिसोर्स आपके पास हैं आप उनका कितना बेहतर इस्तेमाल कर पा रहे हैं और कितने उन रिसोर्सेज को आप अपनी आने वाली जनरेशन के लिए बचा पा रहे हैं। दैट्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे, रिन्यूएबल एनर्जी एंड लो कार्बन टेक्नोलॉजीज। रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करें और लो कार्बन जिससे प्रोड्यूस होता है उन टेक्नोलॉजीज पर हमें ध्यान देना है। ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, हमें जाना है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ ज़्यादा, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर हो गया। रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज को हमें कम से कम करना है, यानी कि हमारी एक्टिविटीज़ का क्लाइमेट पर कोई इफेक्ट ना पड़े। फॉसिल फ्यूल्स को कम करना है यूज़, और उसकी जगह पर हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि सोलर है, विंड है, हाइड्रो पावर है, इनको हम आगे नेक्स्ट सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये रिसोर्सेज टॉपिक आपका पूरा सेकेंड यूनिट इसी पर बनी हुई है। ठीक है, आगे जाकर हम उस पर डीपली डिस्कस करेंगे। आगे, प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड द एडॉप्शन ऑफ लो कार्बन टेक्नोलॉजीज, और हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट करना है जिससे कि लो कार्बन प्रोड्यूस हो। आगे, वेस्ट रिप्रोडक्शन एंड रिसाइकलिंग, इस पर भी हमें ध्यान देना है, जैसे मिनिमाइजिंग द जनरेशन ऑफ वेस्ट थ्रू प्रैक्टिसिंग लाइक द रिसाइकलिंग, रीयूजिंग एंड रिड्यूसिंग कंजम्पशन, यानी कि हमें मिनिमाइज करना है वेस्ट को, जो हम जनरेट करते हैं उसको कहीं ना कहीं कम करना है। जैसे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसाइकलिंग करनी पड़ेगी, रीयूजिंग करना पड़ेगा, रिड्यूसिंग कंजम्पशन, यानी कि हमें इस पूरी साइकिलिंग को समझना होगा, इस पर हमें काम करना होगा। आगे, मैनेजिंग वेस्ट इन वेज दैट मिनिमाइज एनवायरमेंटल हार्म, वेस्ट को मैनेज करना होगा जिससे कि मिनिमाइज कर सकें हम एनवायरमेंटल हार्म को, जो एनवायरमेंट में हार्म्स हो रहे हैं, सच एज प्रॉपर डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट, यानी कि जैसे कि हम प्रॉपरली डिस्पोज करें वेस्ट को, उसका ट्रीटमेंट करें किसी तरीके से, तो वो हमें जरूर ध्यान देना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और ये बहुत जरूरी भी है। क्लियर हुआ? ये सारी चीज़ें हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे डीपली आगे चल के, क्योंकि सिलेबस में आपके सारी चीज़ें गिवन हैं। आगे आते हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड द अडॉप्शन। क्लाइमेट चेंज जो बहुत ज़्यादा हो रहा है आज के समय में, उस पर हमें काम करना है, उसको हमें कम करना है। टेकिंग मेजर्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस करना पड़ेगा जो हम जनरेट कर रहे हैं। आगे, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू अडेप्ट to the impact of climate change such as rising sea levels and the extreme weather events, और डेवलप करनी पड़ेंगी ऐसी स्ट्रेटजी जो अडेप्ट करें इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जैसे कि राइजिंग सी लेवल, जो हमारा समुद्र लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, और वेदर कंडीशंस आपने देखा होगा बहुत जल्दी मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं हमारे हेल्थ को भी और कहीं ना कहीं हमारे रहन सहन को भी। ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन और एडप्शन पर हमें ध्यान देना है। आगे बात करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, तो प्रमोटिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सोशली रेस्पॉन्सिबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि हमें उन एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है जो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्पफुल हों। इम्प्लीमेंटिंग एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेज दैट एनहेंस सॉइल हेल्थ, रिड्यूस केमिकल इनपुट्स एंड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो कहीं ना कहीं मतलब आपके सॉइल की हेल्थ को एनहेंस करें, इंक्रीज करें, और जिससे कि हमें कम केमिकल डालने पड़े अपने एग्रीकल्चर में, और वो सपोर्ट करें बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, या बायोडाइवर्सिटी में उनका सपोर्ट रहे। तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जो देश है
वो एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। आगे, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर का कंजर्वेशन और उसका मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एफिशिएंटली मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेज एंड प्रमोटिंग वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस, यानी कि कहीं ना कहीं हमें वाटर रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से एफिशिएंटली यूज करना है, और जो वाटर होता है रेन वाटर, उसको कहीं ना कहीं हमें कंजर्व करके रखना है, उसका यूज करना है। ठीक है। आगे, अवॉइडिंग ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर्स एंड द एक्वायर्स एंड प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन। यानी कि हमें अवॉइड करना है जो ओवरफ्लो हो जाता है वाटर का नदियों से, एक्वायर से, है ना, और जो वाटर पॉल्यूशन हम करते हैं उस पर विशेष ध्यान देना है। उससे क्योंकि आपकी जो इकोसिस्टम की साइकिल है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है, बेकार हो जाती है। ठीक है। तो ये वाटर कंजर्वेशन और उसका मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। आगे बात करते हैं ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट है, क्या इफेक्ट डालता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। डिजाइनिंग एंड प्लानिंग अर्बन एरियाज टू इंक्लूड ग्रीन स्पेसेस, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग्स, implementing green infrastructure solution for managing rain or storm water and enhancing urban resilience। मतलब कहने का ये है कि हमें, जब हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि हम एनवायरनमेंट को कितना इन्वॉल्व कर सकते हैं, मतलब ग्रीनरी हम कितनी लेकर आ सकते हैं, कितना हम जो सोर्सेज हैं जैसे वाटर है, रेन वाटर है, उसको हम कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, कितना हम जो बिल्डिंग्स हैं उनमें हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। आगे बात करेंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, बहुत ज़रूरी है, जिस कारण ही आप अपने कोर्स में इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है। एजुकेटिंग individual and communities about the environmental issues and the importance of the sustainable practices, fostering awareness of the interdependence between the human well-being and the healthy environment। मतलब एनवायरमेंटल एजुकेशन और उसकी जो अवेयरनेस है एनवायरमेंट को लेकर इंडिविजुअली या कम्युनिटी की, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ही एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, और अगर हम ज़मीनी स्तर पर इस चीज़ को फैला दें, अवेयर कर दें, तो कहीं ना कहीं हम रिड्यूस कर देंगे 50% ऑफ एनवायरमेंटल हर्टेज को, जो भी एनवायरमेंट को लॉसेज हो रही हैं। ठीक है। ये आप भी जानते हैं बेहतर तरीके से, क्योंकि आप डे बाय डे ये सारी चीज़ें अपने सामने देखते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं। ठीक है। आगे आते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड गवर्नेंस, इस पॉइंट पर बात करते हैं। कोलैबोरेटिंग एट द इंटरनेशनल लेवल ऑफ एड्रेस ग्लोबल एनवायरमेंट चैलेंजेस, यानी कि इंटरनेशनली हमें इस पर भी ध्यान देना है, इंटरनेशनली भी हमें इस पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मुद्दे पर इस पे बात करनी होगी मिलकर, पूरी जो वर्ल्ड है उसको। इस्टेब्लिशिंग एंड एनफोर्सिंग एनवायरमेंट रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं हमें रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, जिससे कि एनवायरमेंट को हार्म ना हो। ठीक है। तो आई होप सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के ये पॉइंट वाइज आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, किस तरीके से ये हेल्पफुल होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्यों जरूरी हैं ये पॉइंट्स। ठीक। तो चलिए, ये आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तीनों टॉपिक्स थे आपके इस चैप्टर के, वो क्लियर हो गए होंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कर दें, और अगर सेशन में कोई आपको प्रॉब्लम लगी है तो उसका भी कमेंट आप बेहिचक ज़रूर करें। ये ना सोचें कि सर क्या सोचेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें दी जा रही हैं, है ना, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। अगर कोई चीज़ लगती है तो आप ज़रूर बताएं। कुछ बच्चे कमेंट करके वीडियो में बताते हैं, कोई मिस्टेक अगर कहीं पे हो जाती है तो उसको पिन करके मैसेज करेक्ट भी कर लिया जाता है, जिससे कि और बच्चे गलत इन्फॉर्मेशन यूज़ ना कर सकें, है ना। और जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, अब एंडिंग में भी आपको काम करना है कि आप वीडियो को
शेयर करने अपने फ्रेंड्स के साथ। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और वैसे ही आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव हैं, वो भी लाभ उठा सकें इस सब्जेक्ट का। देखिए, ये सब्जेक्ट आपके ही सिलेबस के लिए ज़रूरी नहीं है। कोई भी कोर्स का बच्चा जो एनवायरनमेंट स्टडी कर रहा है वो ज़रूर इन वीडियो को देखे और वो कहीं ना कहीं उनके लिए ज़रूर यूज़फुल ये वीडियोज़ होंगी। तो चलिए, ये पहली यूनिट अब आपकी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि यूनिट फर्स्ट जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। 3 चैप्टर्स थे यहाँ पर। पहले 2 चैप्टर्स हमने दो वीडियो में कवर अप किए हैं और लास्ट का चैप्टर हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया। तो टोटल 5 वीडियोस हमारी लगी हैं जिसमें हमने आपका ये यूनिट कंप्लीट किया है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अब हम देखते हैं सेकेंड यूनिट या थर्ड में से कौन से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम एनालाइज करेंगे इसी तरीके से जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट को एनालाइज करके देखा और फिर हमने इसको पार्ट वाइज डिवाइड करके आप तक डिलीवर किया। अगर हमें कोई यूनिट ऐसा लगेगी कि हमें उसे वन शूट में ही रिकॉर्ड करना है तो वो वन शूट में ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप इस बात से बेफिक्र रहिए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक और नई यूनिट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।